बीएससी पार्ट 3 की आज की क्लास में हम देखेंगे ब्लॉक प्रमेय। हम पढ़ रहे थे हमारी पिछली क्लास में, तो ब्लॉक प्रमेय को जो है हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि हमने ब्लॉक प्रमेय में हमने जो है ब्लॉक प्रमेय की उत्पत्ति कर ली थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लॉक प्रमेय के लिए जो है हमने 2 केस लिए थे कि एक तो जो ब्लॉक प्रमेय है वो हमें मिली थी लैम्बडा 1 से, जिसको हमने पॉजिटिव लेकर के वर्क किया था। और दूसरा है हमारे पास जो जिसमें हमने लैम्बडा 2 की कंडीशन को लेकर के सॉल्व किया करेंगे आज हम। तो हमने जो केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारी पिछली क्लास में हमने ब्लॉक थ्योरम को व्युत्पन्न किया था कि साई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के ए साई एक्स की फॉर्म में हमने फाइंड आउट किया था। और ये कंडीशन हमें मिली थी अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2। ये इसके लिए जो कंडीशन थी अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2 का होल स्क्वायर इज लेस देन 2। 4 की कंडीशन में सम्मिश्र संख्याएं हमें फाइंड आउट होती है और ये हमने फाइंड आउट की थी। आज हम इसका जो दूसरा केस है उसमें चलते हैं, जहां हम ग्रेटर देन की कंडीशन लेंगे। तो आज हम इसके केस 2 को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए केस सेकंड में हम लेंगे अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 4। ये 4 से जो है अधिक है। इस स्थिति में लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 दोनों कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और वास्तविक होने की कंडीशन में हम उन्हें इस तरह से लिख सकते हैं। इस स्थिति में लैम्बडा 1 व लैम्बडा 2 वास्तविक होते हैं। वास्तविक होते हैं तो लैम्बडा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 की वैल्यू हम ले सकते हैं ई की पावर प्लस के ए के रूप में। जो लैम्बडा 1 है प्लस के ए के रूप में ले रहे हैं। लैम्बडा 2 इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस के ए के रूप में हम ये ले सकते हैं। सो लैम्बडा इज इक्वल टू ई की पावर प्लस माइनस के ए हमें फाइंड आउट होता है। अब जो हमारे पास जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट की थी, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि साई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू लैम्बडा साई एक्स। इस तरह से इक्वेशन थी, तो यहाँ हम लैम्बडा की वैल्यू रख देंगे इस स्थिति के लिए। तो साई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू ई की पावर प्लस माइनस के ए साई एक्स। ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट होती है। और ये जो इक्वेशन मिली, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस स्थिति में हम जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है वो एक तरंग फलन के रूप में नहीं हो सकती। इस कंडीशन में जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो एक तरंग फलन के रूप में नहीं रह सकती। इसलिए ऊर्जा के जो ये मान हैं वो पॉसिबल नहीं होंगे। ऊर्जा के ये मान संभव नहीं है। और लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 वास्तविक मान के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाते हैं। यानी कि लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 के जो वास्तविक मान है वो इस ऊर्जा अंतराल के लिए वर्जित क्षेत्र के रूप में रहेंगे। अब जो हमने दोनों केस पढ़े, ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के ए के रूप में पढ़ा, ई की पावर प्लस माइनस के ए के रूप में पढ़ा। अब इन दोनों को जो है हम ऊर्जा वक्र के रूप में देखते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड से जो हमें स्पष्ट होता है कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा के कुछ मान पॉसिबल होते हैं और ऊर्जा के कुछ मान पॉसिबल नहीं रहते। यानी कि कुछ मान संभव है, कुछ मान असंभव हैं। तो इन
इन कंडीशंस को ही हम कहते हैं बैंड, और इन्हीं कंडीशंस के कारण क्या तैयार होते हैं, हमारे पास ऊर्जा बैंड तैयार होते हैं और वर्जित ऊर्जा अंतराल तैयार होते हैं। तो हमें जो क्रेमर साइंटिस्ट हुआ, क्रेमर ने जो है इन दोनों कंडीशंस के लिए α1 और प्लस β2 और एनर्जी के बीच में कुछ एक वक्र बना करके हमें प्रस्तुत किया। तो उस वक्र को हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम जो क्रेमर ने α1 β2 और एनर्जी के बीच में जो वक्र दिया, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र अनुमत होगा, कौन सा क्षेत्र वर्जित क्षेत्र होगा। तो उसने बताया कि इन दोनों के बीच में जब वक्र खींचते हैं तो जो इस तरह के जो क्षेत्र बनते हैं, जहाँ अनुमत क्षेत्र बनते हैं, उन अनुमत क्षेत्रों में जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से गति कर सकता है, उसकी गति संभव है। लेकिन जो वर्जित क्षेत्र हमें प्राप्त होते हैं, उन वर्जित क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉन की गति वर्जित रहती है। वहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर सकता, वहाँ ऊर्जा के मान संभव नहीं होते। तो इस तरह से जो है ऊर्जा के कुछ मान संभव होते हैं, कुछ मान असंभव होते हैं। और अनुमत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन गति कर सकता है, लेकिन जो हमारे पास वर्जित क्षेत्र है, वर्जित क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉन की गति वर्जित रहती है। इसके बाद हम आगे अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो हमारा अगला बिंदु है बैंड स्तरों की संख्या, यानी कि बैंडों की जो अवस्थाएं हैं, उन बैंडों की अवस्थाओं की संख्या को डिस्कस करेंगे कि उन बैंडों की जो अवस्थाओं की संख्या है वो कितनी होगी। तो किसी भी ऊर्जा बैंड में जो संभावित अवस्थाओं की संख्या है उसे ज्ञात करने के लिए कैपिटल N जालक बिंदुओं वाले एक विमीय क्रिस्टल की हम कल्पना करते हैं। कितने जालक बिंदु हैं? कैपिटल N जालक बिंदु वाले, कैपिटल N जालक बिंदुओं वाले एक जालक की हम कल्पना करते हैं, और ये एक विमीय क्रिस्टल है। ठीक है, तो यह एक विमीय क्रिस्टल की हम कल्पना करते हैं, और इन जालक बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, इन जालक बिंदुओं के मध्य की जो दूरी है वो स्मॉल a है। जालक बिंदुओं के मध्य दूरी, जालक बिंदुओं के मध्य दूरी, यानी कि जो जालक बिंदु हैं उन जालक बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी ले रहे हैं हम? स्मॉल a। तो क्रिस्टल की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी? L इज इक्वल टू, तब क्रिस्टल की लंबाई, तब क्रिस्टल की लंबाई कैपिटल L इज इक्वल टू N A के बराबर हो जाती है। चूँकि डी ब्रोगली कहता है, डी ब्रोगली की तरंग के लिए हम जो है प्रगामी तरंग की कल्पना कर सकते हैं, इसलिए ठोसों की सीमा पर आवर्ती परिसीमा प्रतिबंध का उपयोग यहाँ हम कर सकते हैं। अर्थात जो तरंग फलन है वो L दूरी पर क्या होगा? आवर्तित होना चाहिए। जो तरंग फलन है वो L दूरी पर क्या होगा? आवर्तित होगा, यानी कि इस दूरी पर तरंग फलन की पुनरावृत्ति होगी, यानी कि स्मॉल l दूरी तय करने पर वो जो है तरंग फलन वापस से रिपीट किया जाएगा, पुनरावृत्ति उसकी रहेगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं उसका आवर्तिता होना चाहिए, यानी कि L दूरी पर तरंग फलन की आवर्ती होनी चाहिए, तब
हम कह सकते हैं कि साई एक्स, इसलिए साई एक्स इज इक्वल टू साई एक्स प्लस एल, ऐसा होगा। इसे कहते हैं हम, इसे देते हैं इक्वेशन 1 कि जो तरंग फलन है वो स्मॉल एल दूरी के बाद क्या होगा, पुनः रिपीट होगा। तो ब्लॉक जो थ्योरम है, ब्लॉक थ्योरम के अनुसार, ब्लॉक प्रमेय के अनुसार, जो ब्लॉक थ्योरम हमने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं साई एक्स इज इक्वल टू यू के एक्स ई की पावर प्लस माइनस साई एक्स इज इक्वल टू यू के एक्स ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स। ये तो एक्स पोजीशन पे हमने बात की और इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। तो साई एक्स प्लस एल पोजीशन पे यू के एक्स प्लस एल ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स प्लस एल, ये हमारे पास पद बनेगा और इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशन हो गई, साई एक्स इज इक्वल टू साई एक्स प्लस एल, साई एक्स इज इक्वल टू यू के एक्स ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स, साई एक्स प्लस एल यू के एक्स प्लस एल ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स प्लस एल के रूप में। अब यहाँ हम जानते हैं कि जो इक्वेशन फर्स्ट है उस इक्वेशन फर्स्ट में हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 से वैल्यूज़ रखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो समीकरण 1, 2 और 3 से जब हम मान रखेंगे तो u के x प्लस एल ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के x प्लस एल इज इक्वल टू यू के x ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के x, ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। तो जो ब्लॉक थ्योरम है उस ब्लॉक प्रमेय के अनुसार हमने देखा था आवर्ती विभव के अनुसार, आवर्ती विभव के अनुसार u के x इज इक्वल टू यू के x प्लस एल। तो यहाँ ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास e की पावर प्लस माइनस आयोटा के x प्लस एल ये बनेगा इज इक्वल टू e की पावर प्लस माइनस आयोटा के x, यहाँ आपके पास बन जाता है। तो यहाँ से फिर हम इसको जब ओपन करेंगे तो e की पावर आयोटा के x से e की पावर आयोटा के x कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली e की पावर प्लस माइनस आयोटा के एल इज इक्वल टू 1, ये आपके पास यहाँ शेष रहता है। और e की पावर प्लस माइनस आयोटा के एल इज इक्वल टू 1 को मैं e की पावर प्लस माइनस आयोटा 2 पाई n के रूप में यहाँ लिख सकता हूँ। और यहाँ n इज इक्वल टू n की जो वैल्यू है वो पूर्णांक संख्याएं होंगी, यानी कि यहाँ n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 के रूप में चलती है। तो यहाँ के एल इज इक्वल टू हमने 2 पाई n लिया, चूँकि के एल इज इक्वल टू 2 पाई n यहाँ हम लेकर के चल रहे हैं। तो n इज इक्वल टू के एल अपॉन 2 पाई, n इज इक्वल टू के एल अपॉन 2 पाई हमारे पास यहाँ बनता है। तो चूँकि n इज इक्वल टू के एल अपॉन 2 पाई है हमारे पास,
इसलिए हम कह सकते हैं कि डी के अंतराल में संभावित अवस्थाओं की संख्या, इसलिए डी के अंतराल में संभावित अवस्थाओं की संख्या संभावित जो अवस्थाओं की संख्या है वो होगी डी एन इज इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई डी के रूप में। और इससे देते हैं हम इक्वेशन नंबर, हमारे पास लास्ट इक्वेशन नंबर 4 थी और इक्वेशन नंबर 4 हमने जो है इसे दे दिया और इक्वेशन नंबर 5 इसे देते हैं। तो ये हमारे पास जो है डी के अंतराल में जो है संभावित अवस्थाओं की संख्या डी एन इज इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई डी के रूप में इक्वेशन नंबर 5 फाइंड आउट होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो प्रथम ब्रिलुआ जोन है, प्रथम ब्रिलुआ जोन में जो संभावित अवस्थाओं की संख्या है उसको हम फाइंड आउट करने के लिए इसका प्लस पाई अपॉन ए से माइनस पाई अपॉन ए तक जो है हमें अवकलन इसका लेना होगा। तो अवकलन नहीं, इसका समाकलन करना पड़ेगा प्लस माइनस पाई अपॉन ए के बीच में, क्योंकि के इज इक्वल टू प्रथम ब्रिलुआ जोन के लिए हम लेते हैं के इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई अपॉन ए के बीच में लेते हैं प्रथम ब्रिलुआ जोन, इसलिए तो समाकलन से तो यहाँ ध्यान रखना कि प्रथम ब्रिलुआ जोन में संभावित जो अवस्थाएं हैं उनको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो डी एन इज इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई माइनस पाई अपॉन ए से प्लस पाई अपॉन ए डी के रूप में है। तो जब हम इसको समाकलित करेंगे तो हमें वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो इसे समाकलित करते हैं तो डी एन का तो हमें एन इज इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई और डी के का के, तो के को जो हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे तो प्लस पाई अपॉन ए से माइनस प्लस पाई अपॉन ए, सो एन इज इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई अपॉन ए। सो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एन इज इक्वल टू एल अपॉन ए हमें फाइंड आउट होता है। और चूँकि एल इज इक्वल टू एन ए हम लेकर के चल रहे हैं, तो एल इज इक्वल टू एन ए यहाँ पुट करेंगे, इसलिए एन इज इक्वल टू एन ए अपॉन ए, तो ए से कैंसिल। फाइनली हमें स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन फाइंड आउट होता है। सो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन नंबर 6 हमें फाइंड आउट हुई है, इस इक्वेशन नंबर 6 के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्रथम ब्रिलुआ जोन में संभावित जो अवस्थाओं की संख्या n है, संभावित अवस्थाओं की संख्या n उस क्रिस्टल में जालक में उपस्थित जालक बिंदुओं की संख्या या एकक कोष्ठिकाओं की संख्या के बराबर ही होती है। यानी कि प्रथम ब्रिलुआ जोन में उपस्थित जो अवस्थाओं की संख्या है n, वो उस क्रिस्टल में उपस्थित एकक कोष्ठिकाओं की संख्या कैपिटल N के बराबर रहती है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर के आएंगे क्रॉनिंग-पेनी मॉडल। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।